हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IE की प्रॉब्लम्स इन जनरल फिजिक्स का एक और क्वेश्चन 1.5 जो कि अगेन रिलेटेड है काइनेमेटिक्स से। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अलग एक क्वेश्चन था क्योंकि यहाँ पे वेक्टर्स बहुत ज़्यादा यूज हो रहे हैं और यहाँ पे आपको वेक्टर्स को समझने का पूरा मौका मिल जाएगा इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन समझते हैं। टू पार्टिकल्स 1 and 2 मूव with a constant velocity v1 and v2 at initial moment. Their radius vectors are equal to r1 and r2. एक्चुअली रेडियस वेक्टर से इसका मतलब है जो इसके पोजीशन वेक्टर है, हम जनरली इनको पोजीशन वेक्टर्स कहते हैं, ये इसको रेडियस वेक्टर कह रहा है। r1 एंड r2 इनके रेडियस वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो आप समझते जाना जहां जहां पे वर्ड रेडियस वेक्टर आएगा आज से, तो वो एक्चुअली पोजीशन वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। इक्वल टू r1 एंड r2. हाउ मच दीज फोर वेक्टर्स बी इंटर रिलेटेड फॉर पार्टिकल्स टू कोलाइड। अब ये पार्टिकल्स को चाहता है कोलाइड करना, करेक्ट। तो सबसे पहले हम एक जरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं, ऐसे ही बना देते हैं ताकि थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाए कि किस तरीके से कोरिलेट करेंगे एक दूसरे से। तो आपके पास, आपको पता है, आपके पास तीन एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, करेक्ट। तो जस्ट एक रफ स्केच सा बना देते हैं इसका। तो ये आपकी एक्स एक्सेस हो गई, मान लेते हैं, ये आपकी वाई एक्सेस हो गई और ये आपकी जेड एक्सेस हो गई। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि इनिशियल टू पार्टिकल्स 1 and 2, तो मूविंग विद वेलोसिटी v1 और इनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं, यानी कि एक पॉइंट मान लेते हैं p पे है और दूसरा है पॉइंट q पे, दूसरा पॉइंट q पे है। तो यानी कि एक कहीं यहाँ कहीं होगा और दूसरा यहाँ कहीं होगा। इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है r1 और जो दूसरा है पॉइंट q पे, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है r2। तो r2 हम बना देते हैं, थोड़ा सा बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो r2 यहाँ पे, ये r2 इस q पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया। r1 और r2 तो हमको मिल गए, करेक्ट। अब ये कह रहा है कि ये जो है v1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है और ये v2 वेलोसिटी से, जो पॉइंट पॉइंट p पे जो पार्टिकल है, पॉइंट 1, पार्टिकल 1, और ये है पार्टिकल 2, ये v1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। अब किधर को भी कर रहा है, जिधर को भी कर रहा है, हमको इसको कोलाइड करवाना है। यानी कि अगर ये इधर को मूव कर रहा है, यानी कि इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं ये वेक्टर v1 हो गया, करेक्ट। और ये इधर को मूव कर रहा है, ये v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो कोलाइड अगर आप इनको करवाना चाह रहे हो, क्योंकि इनिशियली ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट p यहाँ पे है, मतलब जो पार्टिकल 1 है वो पॉइंट p पे और पार्टिकल 2 जो है वो पॉइंट q पे। इसको जरा ध्यान से समझिए। तो अगर आप इनको कोलाइड करवाना चाह रहे हो तो मान लेते हैं पॉइंट r पे जाके दोनों कोलाइड होते हैं, पॉइंट r पे जाके क्या होते हैं? कोलाइड होते हैं। अब जो वेक्टर्स बना रहे हैं हम, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए है, करेक्ट। तो जो ये v1 जो पॉइंट p से r तक जाने में जो इसको टाइम लगेगा, मान लेते हैं टाइम लगा t, टाइम कितना लगा? t। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा दैट विल बी v1 इंटू टी। जैसे r1 है, ये r2 है, वैसे ये v1 इंटू टी हो जाएगा, टाइम अगर t लगा तो। और उसी तरीके से पॉइंट Q से लेके R तक जाने में इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? v2 इंटू टी। अब देखिए, कंडीशन कोलाइड होने की यही है कि दोनों इक्वल टाइम में पॉइंट R तक पहुंचे, वरना अगर एक जल्दी पहुंच गया तब तक ये निकल जाएगा और दूसरा लेट पहुंचा तो ये तब तक वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो कोलाइड तो होने से रहे। तो कोलाइड होने का एक ही केस है, जब दोनों पॉइंट P से और ये पॉइंट Q से सेम टाइम T में R तक पहुंचे, ताकि सेम टाइम अगर दोनों को लगेगा, दोनों सेम पॉइंट पे मिलेंगे, दोनों सेम पॉइंट पे टकराएंगे। तो इसीलिए मैंने दोनों में टाइम टी लेना जरूरी है, ताकि सेम टाइम लगेगा तो ही वो टकरा सकते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब ये कह रहा है कि ये चारों के चारों जो वेक्टर्स हैं वो किस तरीके से रिलेटेड हैं। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जो वेक्टर है, वेक्टर यहाँ पे पॉइंट ओ अगर मैं मान लूं तो वेक्टर ओ आर, वेक्टर ओ आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, वेक्टर ओ आर को मैं लिख सकता हूँ, दैट इज वेक्टर r1 प्लस v1, वेक्टर v1 इंटू टी, करेक्ट। दैट इज इक्वल टू व्हाट? वो किसके बराबर है? वेक्टर ओ आर के बराबर है, दैट इज वेक्टर ओ आर, करेक्ट। उसी तरीके से आप इसको उसके बराबर भी तो लिख सकते हो। किसके बराबर? यू कैन राइट इट, वेक्टर ओ आर जो होगा, वेक्टर ओ आर इज ऑल्सो इक्वल टू वेक्टर r2 प्लस v2 इंटू टी, करेक्ट। तो यहां पर क्योंकि दोनों बराबर हैं, r2 प्लस v2t, क्योंकि आप यहाँ पे ट्रायंगल लॉ तो आपने पढ़ा ही होगा, तो ये आपका वेक्टर ओ आर हो गया। अब एक सिंपल सा काम करना है हमको, यहाँ से t की वैल्यू पता करनी है। तो चलो t की वैल्यू पता करते हैं। t की वैल्यू कितनी आती है यहाँ से? तो r1 प्लस वी वन टी इज इक्वल टू r2 प्लस v2t। तो आप कह सकते हो कि r1, r2 को एक तरफ कर लेते हैं, तो r1 माइनस r2
इज इक्वल टू V2 T माइनस V1 T। करेक्ट, T कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। अगर इनका हम मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड ऑफ R2 माइनस सॉरी R1 माइनस R2 हो जाएगा। R1 माइनस R2 कर लेते हैं हम इसको। तो मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1 बोलो या V1 माइनस V2 बोलो, मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। तो आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। V2 माइनस V1 इंटू टी, यानी कि जो टाइम आया T इक्वल टू कितना आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ, आप इसको लिख सकते हो R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 या R1 माइनस R2, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही होगा। तो इससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ V2 माइनस V1, ये कितना, ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपका टाइम। तो ये आपको मिल गया टाइम। इतने टाइम में ये यहाँ से पॉइंट P से पॉइंट R तक जाने में इसको लगता है। तो अब इस टाइम की जो वैल्यू है, ये टाइम की जो वैल्यू है, एक काम करते हैं हम इस इक्वेशन में रख लेते हैं। किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में रख लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में जो हमने बनाई थी। तो टाइम की वैल्यू रखें यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस, फिर से लिखते हैं यहाँ पे वेक्टर R1 माइनस, या इस इक्वेशन में आप चाहो तो रख सकते हो R1 माइनस R2, या R2 माइनस R1 भी लिख सकते हो आप इसको, R1 माइनस R2, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस R2, R1 R2 को एक तरफ कर लेते हैं ताकि T की वैल्यू आपको एक ही बार पुट करनी पड़े, इज इक्वल टू, यहाँ पे T था, T इंटू वैक्टर V2 माइनस वेक्टर V1। तो ये आपका T की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा कि R1 माइनस R2 इज इक्वल टू T1 की वैल्यू पुट कर लीजिए। तो R2 माइनस R1, यहाँ पे चाहो तो आप R1 माइनस R2 इसको वापस पुट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम ही रहेगा। तो R1 माइनस R2 बाय V2 माइनस V1 का मॉड इंटू वैक्टर V2 माइनस V1। तो आपको जो रिलेशनशिप यहाँ पे मिल रही है दैट इज वेक्टर R1, तो यहाँ पे आएगा नहीं, अगले उसमें लिख लेते हैं। तो वेक्टर रिलेशनशिप क्या मिलेगी आपको, रिलेशनशिप आपको मिल जाएगी वेक्टर, बड़ा सिंपल सा था, R1 माइनस R2, एक काम करते हैं, जो इसका मैग्नीट्यूड है डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, दैट इज इक्वल टू V2, यहाँ पे एरो लगा लीजिए, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ V2 माइनस V1, यहाँ पे R2 के ऊपर भी एरो लगा लीजिए, डिवाइडेड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर V2 माइनस V1। तो V2 माइनस V1, ये रिलेशनशिप आपको मिल गई। देखिए कितना सिंपल ये क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो इस तरीके से आप, अच्छा यहाँ पे अगर, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है आपके पास। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको इसके लिए वेक्टर्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि वेक्टर्स किस तरीके से काम करते हैं। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहाँ पे लिए, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर दिया था। तो हमको, क्योंकि ये जो हमने ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है, यहाँ पे जो हम वेक्टर शो कर रहे हैं वो केवल डिस्प्लेसमेंट है। आप वेलोसिटी वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स को एक साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, तो हमको केवल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर शो करने थे। तो पॉइंट जो P से लेके जो R था, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होगा उसका V1 इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट V इंटू टी हो रहा है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको शो करना पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप मुझे फेसबुक, कमेंट्स, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम 1.6। थैंक यू वेरी मच।